जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला नाकाम। आतंकियों और जवानों के बीच फायरिंग हुई है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। अंकित भट्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? यह हमला क्या षड्यंत्र था, क्या कोशिश थी जो नाकाम कर दिया गया, और इन हमलावरों के बारे में क्या अभी तक इनपुट मिल पा रहा है? देखिए, 3-3:30 बजे की ये घटना है जब आतंकियों की तरफ से सेना के एक पिकेट के ऊपर जो हमला है वो किया जाता है, लेकिन अलर्ट जवानों की तरफ से जो फायरिंग है वो वापस की जाती है और एक्सचेंज ऑफ फायर में आतंकी जो है रात के अंधेरे में भाग जाते हैं। वहीं लगातार पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है, ये गुंदा ख्वास का इलाका है, राजौरी का फारसलंग का इलाका है, जहां पे आतंकियों की तरफ से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। वहीं लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उसके साथ साथ सुरक्षा बल, भारतीय सेना की तरफ से पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों की धरपकड़ की जाए जिन्होंने ही कायराना हरकत को अंजाम दिया है। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने सेना के इस पिकेट के ऊपर फायरिंग की। हालांकि एक्सचेंज ऑफ फायर में आतंकी जो है वो भाग जाते हैं। लगातार कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये आतंकियों की बौखलाहट है जिसकी वजह से लगातार आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं जो हमले हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सेना की तरफ से पूरी अलर्ट में जो है वो देखने को मिल रही है। ये पूरी तरीके से ये सबूत है कि किस तरीके से सेना जो है वो अलर्ट थी और एक्सचेंज ऑफ फायर में आतंकी जो है इस इलाके से भाग जाते हैं। अब सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो आतंकियों की इस धरपकड़ के लिए लगातार बड़े पैमाने पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। ठीक है, तो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है और इस बीच रुक रुक कर गोलीबारी की आवाज भी वहां पर सुनी जा रही है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अंकित। और अमेरिका से आ रही बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अमेरिका से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे अगले राष्ट्रपति का चुनाव। जो बाइडेन ने कहा देश और पार्टी हित में यह फैसला लिया गया है। अमेरिका में नवंबर में होना है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। जो बाइडेन नवंबर में होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। बाइडेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इस फैसले की जानकारी दी है। बाइडेन ने सोशल मीडिया पर लिखा है, आपके राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मेरा इरादा भी फिर से चुनाव लड़ने का रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि ये मेरी पार्टी और देश के सर्वोत्तम हित में है कि मैं आने वाला चुनाव न लड़ूं और केवल राष्ट्रपति के रूप में अपने बचे कार्यकाल के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करूं। TV9 भारतवर्ष ने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि रविवार को बाइडेन चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल कई सर्वे में बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से पीछे चल रहे थे। ट्रंप के साथ लाइव डिबेट में भी बाइडेन कमजोर पड़ते नजर आए थे। 81 साल के बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। कोरोना से संक्रमित होने की वजह से बाइडेन चुनाव कैंपेन भी नहीं कर पा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा था कि बाइडेन को उनकी उम्मीदवारी पर विचार करना चाहिए, जिसके बाद से बाइडेन पर उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का दबाव बढ़ गया। बाइडेन के नाम वापस लेने से डोनाल्ड ट्रंप का जोश आई है। वो बाइडेन और उनकी पार्टी डेमोक्रेट्स के खिलाफ हमलावर हैं। ट्रंप स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए बाइडेन पर राष्ट्रपति पद छोड़ने की मांग कर सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में अमेरिका में अभी और राजनीतिक उथल पुथल मचेगी। और बाइडेन ने कमला हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की सिफारिश की है। एक्स पर पोस्ट कर कमला हैरिस ने समर्थन किया। कमला हैरिस का समर्थन किया और कमला हैरिस ने कहा राष्ट्रपति का समर्थन मिलना मेरे लिए सम्मान की बात। ओबामा ने कमला के नाम का समर्थन नहीं किया। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को कौन चुनौती देगा, इस पर मंथन शुरू हो गया है। दावेदारों की लिस्ट में कमला हैरिस का नाम सबसे आगे चल रहा है। खुद जो बाइडेन ने डेमोक्रेट उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का समर्थन किया है। हिलेरी और बिल क्लिंटन ने भी उन्हें उम्मीदवार बनाने का समर्थन किया है।
अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनती हैं, तो वो अमेरिका के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। कमला हैरिस का नाम भले ही आगे चल रहा है, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके समर्थक हैं। बराक ओबामा कमला हैरिस को डेमोक्रेट पार्टी का उम्मीदवार बनाने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि अगस्त में पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के बीच मिशेल ओबामा के नाम की चर्चा भी जोरों पर है। उन्हें डेमोक्रेट खेमे का उम्मीदवार बनाने की मांग हो रही है। उनके समर्थन में जबरदस्त सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया जा रहा है। तो जहां एक तरफ कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर चर्चाएं हैं, वहीं कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसा है। चुनाव में कमला हैरिस को हराना आसान होगा, ये पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। उम्मीदवारी का समर्थन करने पर कमला हैरिस ने जो बाइडेन का शुक्र अदा किया है। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करना और चुनाव जीतना चाहती हूँ। राष्ट्रपति चुनाव में अभी 107 दिन बाकी हैं। हम मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। इस सब के बीच कमला हैरिस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में कमला हैरिस को हराना ज्यादा आसान है। और अब खबर ब्रज मंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा की। हरियाणा के नूह में आज निकलेगी ब्रज मंडल यात्रा। शाम 6 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ड्रोन के जरिए भी रखी जा रही है नजर। पिछले साल पथराव के बाद भड़की थी हिंसा। ब्रजमंडल यात्रा आज सुबह करीब 10 बजे अरावली की वादियों में बसे प्राचीन नलेश्वर शिव मंदिर से शुरू होगी। यहाँ श्रद्धालु हरिद्वार से लाए गंगा जल से भगवान नलेश्वर का जलाभिषेक करेंगे और फिर यात्रा की शुरुआत करेंगे। ब्रजमंडल यात्रा नलेश्वर शिव मंदिर से शुरू होकर फिरोजपुर झिरका के झिर मंदिर होते हुए शाम 5 बजे पुन्हाला में सिंगार गाँव के राधा कृष्ण मंदिर पहुँचेगी और वहाँ ब्रजमंडल यात्रा को कड़ी सुरक्षा के साथ सशर्त मंजूरी मिली है। यात्रा रूट पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। आसमान से भी सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। ब्रजमंडल यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए नूह प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। ये पाबंदी आज शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इसके साथ ही आज यात्रा संपन्न होने तक शराब के ठेके भी बंद रहेंगे। इस बीच ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी नूह पहुँचे हैं। उन्होंने लोगों से मिलकर ब्रजमंडल शोभा यात्रा का स्वागत करने की बात कही। चीफ इमाम ने शोभा यात्रा समिति के लोगों के साथ बैठक भी की। हमारी एक पहचान होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं। जिस वक्त हम भारतीय बन जाएंगे, ये हमारा आपस का झगड़ा, आपसी विवाद सारा खत्म होगा। हमें एक बन के रहना है, भारतीय बन के रहना है और हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि सब देश के अंदर अमन हो, क्योंकि भारत की विशेषता अनेकता में एकता है। पिछले साल ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां पर कांवरियों पर हंगामे और तोड़फोड़ का आरोप लगा है। ये पूरा मामला है क्या? 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में आप देखिए। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के विवाद के बीच मुजफ्फरनगर से कांवड़ियों के उत्पात मचाने की तस्वीर सामने आई है, जहां कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की, गाड़ियों के शीशे तोड़े, एक शख्स को जमीन पर गिराकर खूब मारा पीटा, हंगामा हुआ और रात के अंधेरे में जमकर बवाल हुआ। मामला मुजफ्फरनगर के छप्पर थाने इलाके का है, जहां पुलिस के बीच बचाव करने के बाद भी लोग नहीं माने और हंगामा होता रहा। आरोप है कि किसी ने कांवड़ को नुकसान पहुंचा दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद कांवड़ियों ने उस शख्स की पिटाई शुरू कर दी और होटल में जमकर तोड़फोड़ की। कांवर रूट की दुकानों पर नेम प्लेट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखवाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसकी आज सुनवाई है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने याचिका दी है, जिसमें यूपी सरकार, डीजीपी, एसएसपी मुजफ्फरनगर को पक्षकार बनाया गया है। दूसरी याचिका प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल ने दी है, जिसमें यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। तीसरी याचिका टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दी है, जिसमें यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। यूपी में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले दुकानदारों को अपने नाम के साथ बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी ये निर्देश जारी किया है।
दोनों सरकार के फैसले की निंदा हो रही है और इसका विरोध करने वालों में बीजेपी के सहयोगी पार्टियां भी शामिल हैं। जेडीयू और आरएलडी जैसे दलों ने यूपी सरकार से ये ऑर्डर वापस लेने की मांग की है। आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार ने ये फैसला बिना सोचे समझे लिया है। और आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही देश भर के शिवालयों में भक्त उमड़ रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर के शिव मंदिरों और 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सावन के पहले सोमवार को उज्जैन महाकाल की भव्यता देखने लायक है। सुबह से भगवान भोले शंकर का जल से अभिषेक और आरती पूजन का दौर जारी है। परंपरा के मुताबिक पूरे महीने चलने वाली कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। इस पवित्र यात्रा के जरिए श्रद्धालु अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। ये यात्रा यूपी, उत्तराखंड, बिहार और बिहार समेत कई राज्यों में बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। और आरएसएस के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी बेहिचक शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने एक आदेश के जरिए आरएसएस से जुड़े 58 साल पुराने बैन को हटा दिया। इस फैसले के बाद कांग्रेस भड़क गई है। 1966 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर बैन लगाया था। अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने एक आदेश जारी करते हुए इसे रद्द कर दिया है। पहले के आदेश में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर सजा का प्रावधान था। सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन आदि के लाभ को ध्यान में रखते हुए भी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने से बचते रहे थे। अब नए आदेश से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इस कानून के रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया और ये सही निर्णय भी था। ये प्रतिबंध अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम रहते हुए भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। इस बीच कर्नाटक के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंक खरगे ने हाल ही में कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित आरएसएस के एक कार्यक्रम की आलोचना की है। प्रियंक खरगे ने विश्वविद्यालय पर आरएसएस शाखा में तब्दील होने का आरोप लगाया है। दरअसल 18 जुलाई को आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स ने आरएसएस की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले का गायन किया और ध्वज प्रणाम किया था। ये सभा आरएसएस के आगामी शताब्दी समारोह की तैयारियों का हिस्सा थी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा और आज सुबह 10:15 बजे पीएम मोदी संसद परिसर में बयान भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आज दोपहर लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा बजट से पहले। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। उससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आज से शुरू होने जा रहे संसद का बजट सत्र कैसा होगा, इसकी एक झलक सर्वदलीय बैठक में ही देखने को मिल गई थी। विपक्ष ने बैठक में जिन मुद्दों को उठाया उस पर जोरदार हंगामा हो सकता है। इन मुद्दों में यूपी में नेम प्लेट का मुद्दा अहम है, क्योंकि एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी खफा। सत्र के शुरुआत में लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी खींचतान मच सकती है। कांग्रेस ने विपक्षी खेमे से उपाध्यक्ष बनाने की मांग की है। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक को लेकर भी सरकार से बहस कराने की मांग की। सत्र में सरकार 6 विधेयक पेश कर सकती है। इस सत्र में जम्मू कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी मिलेगी। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार का ये पहला आम बजट है। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के वित्तीय कामकाज का लेखा जोखा होता है। ये सरकार की ओर से एक साल में किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड होता है। आर्थिक सर्वेक्षण से ये भी पता चलता है कि सरकार किन चीजों पर ज्यादा फोकस करने वाली है। संसद का ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। बीजेपी के महाराष्ट्र अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने बयान दिए। आइए सुनते हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। पुणे में विपक्ष पर जोरदार प्रहार कर अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ा दी है। एनसीपी शरद गुट के नेता शरद पवार पर इतना जोरदार हमला करने के बाद पार्टी नेता सुप्रिया सुले सामने आई और कहा कि अमित शाह जिस कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे वहां भी भ्रष्टाचार के आरोपी नेता बैठे थे। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार में ऐसे 12 मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। और अब खबर बाढ़ और बारिश की। मुंबई में लगातार हुई बारिश का असर जमीन से लेकर आसमान तक नजर आ रहा है। सड़कों और
रेलवे ट्रैक पर पानी नजर आया तो इसका असर उड़ानों पर भी पड़ा है। महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन बेहाल है। सड़क से लेकर रेल और हवाई सेवाओं पर असर पड़ रहा है। तस्वीरें मुंबई के वडाला ब्रिज की हैं, जहां जाम नजर आया। लगातार हो रही बारिश का असर रेल पर भी दिखा। विद्या विहार रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पानी भर गया, जिससे लोकल सेवाओं पर असर दिखा। मुंबई के हिंद माता में पिछले साल जैसी स्थिति है, क्योंकि बीएमसी ने मानसून से पहले सक्रियता नहीं दिखाई और अब बारिश के बीच मेन हॉल खोले गए और पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हर साल इस तरह की परेशानी होती। सामने देखिए मैन होल खोला गया है, उसके जरिए पानी की निकासी की जा रही है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक मैन होल खोला गया है, सामने आप देखिए एक और मैन होल खोला गया है। वहाँ पर भी आपको बीएमसी के कर्मचारी जो हैं वो नजर आएंगे। गाड़ियों की रफ्तार यहाँ पर जो है बेहद धीमी है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है, बाकी गाड़ियों को यहाँ पर रोक दिया गया है। सेंट्रल मुंबई के कई इलाकों में भी तस्वीर अलग नहीं है। दादर में भी सड़कों पर 1.5 से 2 फीट पानी भर गया और जब हालात खराब हो गए तो बीएमसी ने कर्मचारियों को सड़कों पर उतारा। तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर इस सर्कल पर किस तरह से चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और यहाँ पर बीएमसी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने मैन होल खोल रखा है। यहाँ पर पानी भी निकाला जा रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर वाटर लॉगिंग हो गई थी। और आप देखिए पूरा का पूरा जो सर्कल का इलाका है, उस सर्कल के इलाके में जल भराव हो गया है। ये मुंबई के दादर इलाके यानी कि एकदम मध्य मुंबई का इलाका है। वहां पर सड़कों की हालत है कि सड़क पर लगभग 1.5 से 2 फीट पानी भरा हुआ है। और मुंबई में हुई बारिश की वजह से कल कई उड़ानें रद्द कर दी गई और कई विमानों के रूट डाइवर्ट किए गए। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बाद सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए और सभी एजेंसियों को मिलकर काम करने की हिदायत दी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीएमसी और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट किया गया। इस बीच रविवार को लगातार हुई बारिश का खासा असर हवाई सेवाओं पर दिखा, जिसकी वजह से 36 उड़ानें रद्द की गई। मुंबई आने वाली 18 उड़ान रद्द, मुंबई से जाने वाली 18 उड़ानें रद्द, 15 फ्लाइट डाइवर्ट की गई। 2 बार थोड़ी देर के लिए उड़ानें रोकी गई। लगातार हो रही बारिश से मुंबई का कोई इलाका ऐसा नजर नहीं आया जहां लोग पानी में न फंसे हों। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। मुंबई के सैन इलाके की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ठीक मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर सड़क पर किस तरह से बड़े पैमाने पर आपको जल भराव दिखाई देगा। लगभग 1.5 फीट पानी जो है यहाँ पर सड़क के किनारे जमा है और इस वजह से जो वाहन चालक हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार जो है वो बेहद धीमी हो गई है और इस वजह से ट्रैफिक पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है और इन सब के बीच रविवार को 4 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद गुजरात के सूरत शहर का कैसा हाल हो गया, आप देखिए। सूरत में रविवार को शाम से शुरू हुई भारी बारिश 4 घंटे तक जारी रही। इस बीच सूरत शहर का हाल आप इन तस्वीरों से जान सकते हैं। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों में घुटने भर पानी भर चुका है। मौसम विभाग ने सूरत समेत गुजरात के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑफशोर ट्रफ और शेयर जोन के कारण राज्य में भारी बारिश हो रही है। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल से लापरवाही की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। यहाँ 2 युवक तेज बहाव में फंस गए। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। झरने का तेज बहाव और इस बहाव में फंसे 2 युवक, कभी वो लहरों में अदृश्य हो जाते हैं तो कभी नजर आते हैं। लापरवाही भरी ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के गांदरबल से आई है, जहां बरवाना कांगन के वाटरफॉल में नहाने गए 2 युवक बीच पानी में फंस गए। वाटरफॉल के सामने सैकड़ों लोग खड़े हैं। युवकों के पास कुछ लोग जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पानी का वेग इतना तेज है कि उनकी हिम्मत भी जवाब दे रही है। हालांकि बार बार कोशिश करने के बाद इन्हीं लोगों की मदद से दोनों को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक जब झरने के पास पहुंचे थे तो पानी कम था, लेकिन अचानक इसका वेग बढ़ गया और वो वहीं फंस गए। गांदरबल के इस झरने में हर मुख पहाड़ी से पानी आता है और बरसात के दिनों में ये उफान पर रहता है। पर्यटकों के लिए ये झरना आकर्षण का केंद्र रहता है और काफी तादाद में लोग यहाँ नहाने आते हैं। और चलिए अब वक्त हो गया फटाफट खबरों का। लोकल टू ग्लोबल के जरिए देखते हैं।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सेना की पोस्ट पर आतंकी हमले को नाकाम किया, सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकवाद पर उमर अब्दुल्ला ने सरकार को घेरा, कहा केंद्र का गैर जिम्मेदाराना रवैया आतंकवाद के लिए जिम्मेदार। आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। इस सत्र में सरकार की ओर से 6 विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करेंगी। कल आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। बजट सत्र में विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी, नीट पेपर लीक और रेल सुरक्षा पर हंगामे के आसार। बीजेडी ने किया मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का ऐलान, कहा कि ओडिशा के हित के मुद्दे आक्रामक तरीके से उठाएंगे। नवीन पटनायक का पार्टी सांसदों को निर्देश, ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग संसद में उठाने के लिए कहा गया। आरएसएस शाखा में कर्मचारियों के जाने पर प्रतिबंध हटा है। मोदी सरकार ने 58 साल पुराना फैसला पलटा है। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा का प्रावधान लागू था। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने 58 साल बाद बैन हटाया है। वाजपेयी सरकार में भी लागू था ये प्रतिबंध। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकारी आदेश की फोटो को शेयर किया, कहा मोदी सरकार ने 58 साल पुराना आदेश बदला है। अमित मालवीय बोले 58 साल पहले के असंवैधानिक आदेश को मोदी सरकार ने वापस लिया। कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आरएसएस की प्रार्थना और सैल्यूट पर विवाद, कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस के राज्य मंत्री प्रियांक खरगे ने प्रशासन पर विश्वविद्यालय को आरएसएस शाखा में बदलने का आरोप लगाया। पुणे में बीजेपी के चिंतन बैठक में अमित शाह ने बढ़ाया कार्यकर्ताओं का जोश, कहा कि 2024 में महाराष्ट्र में कमल खिलाएगी महायुति। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता बताया, कहा ऐसे नेता देश की सुरक्षा नहीं कर सकते। पुणे में अमित शाह ने शरद पवार को राजनीति में भ्रष्टाचार का सरगना बताया, कहा पवार ने सिर्फ झूठे वादे किए। अमित शाह ने कहा शरद पवार की जब भी सरकार बनी मराठा आरक्षण गायब हुआ, जब भी बीजेपी आई मराठाओं को आरक्षण मिला है। सुप्रिया सुले बोली शाह का बयान सुनकर हंसी आई है, मोदी सरकार ने ही शरद पवार को दिया था पद्म विभूषण। सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी ने जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उनमें से 90% लोग वॉशिंग मशीन की वजह से बीजेपी में। महाविकास अघाड़ी बोली भ्रष्टाचार पर बात न करे बीजेपी, जिनको भ्रष्टाचारी कहा उन्हें पार्टी में लिया। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि अमित शाह के लिए अजित पवार संत हैं, शरद पवार भी उनके साथ गए तो महान बन जाएंगे। जयंत चौधरी ने दुकानों पर नाम लिखने के सरकारी आदेश का विरोध किया, कहा अभी भी समय है फैसला वापस हो। नेम प्लेट विवाद पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा चिराग और जयंत चौधरी फैसले के विरोधी है तो सरकार से समर्थन ले वापस। पीएम ने किया विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन, कहा भारत का वर्तमान गौरवशाली अतीत की कहानी। पीएम ने भारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए $10 लाख के अनुदान का ऐलान किया। कोलकाता की रैली में सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कहा बांग्लादेशियों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। ममता बनर्जी ने शरणार्थियों पर यूएन के प्रस्ताव का जिक्र किया, कहा असहाय लोग दरवाजा खटखटाएंगे तो मदद करूंगी। सुकांत मजूमदार ने कहा विदेश नीति से जुड़े मामलों पर केंद्र की राय के बिना न बोले सीएम। अग्निवीरों की समायोजित करेगी उत्तराखंड सरकार, सीएम धामी ने कहा आरक्षण का भी प्रावधान होगा। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल का संविधान प्रेम दिखावा, देश से माफी मांगे राहुल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने शाहजहांपुर में किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, जल्द मुआवजे का आश्वासन। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक हुई, विधानसभा के मॉनसून सत्र पर हुई चर्चा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कर्णेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अघोर गुरु पीठ में दर्शन किए। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा बीते 6 से 7 महीने के बीच बीजेपी सरकार ने बहुत से विकास कार्य किए, कांग्रेस को नहीं दिख रहा काम। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी ने सुकांत अकादमी में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लखनऊ में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वोटरों का जताया आभार। आज सावन का पहला सोमवार, देश भर के शिव मंदिरों में भक्त कर रहे हैं पूजा अर्चना। सावन के पहले सोमवार पर बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, मंदिर के बाहर लंबी कतार। सावन के पहले सोमवार पर मां कालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना, भक्त कर रहे शिव की जय जयकार। सावन के पहले सोमवार पर काशी में लगा शिव भक्तों का तांता, जय घोष से गूंजा काशी विश्वनाथ मंदिर। झारखंड के बाबा धाम में उमड़ी कांवड़ियों की भीड़, बोल बम और हर हर महादेव के नारों से गूंजा धाम। सावन के पहले सोमवार पर सीतापुर के शिव मंदिर में भक्तों की कतार, श्रद्धालु कर रहे हैं जलाभिषेक। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, यातायात उल्लंघन के मौके पर होगी जांच।
शिव भक्तों का कांवड़ खंडित होने पर नहीं जाना पड़ेगा हरिद्वार। गाजियाबाद के थानों और चौकियों से मिल जाएगा गंगा जल। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का तांडव, कार सवार को जमकर पीटा, कार पर चढ़कर शीशे तोड़े। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की जीत की चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सोमनाथ भारती ने दायर की है याचिका। बांसुरी स्वराज का सोमनाथ भारती पर निशाना, कहा अपनी हार को सही ठहराने के लिए दायर की है याचिका। शंभू बॉर्डर खोलने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। हरियाणा सरकार ने दायर की है याचिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, वापस ली है उम्मीदवारी। ऐलान के बाद बोले जो बाइडेन, पार्टी और देश हित में फैसला लिया गया, राष्ट्रपति के रूप में शेष कार्यकाल का दायित्व निभाने पर जोर दिया जाए। सोशल मीडिया एक्स पर कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने के लिए दिया समर्थन, एकजुट होकर ट्रंप को हराने का आह्वान किया। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बाइडेन को सच्चा देशभक्त बताया, उत्तराधिकारी का नहीं किया समर्थन। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने भी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक देशभक्त अमेरिकी बताया, कहा उन्होंने हमेशा देश को सबसे पहले रखा। स्पीकर माइक जॉनसन ने बाइडेन को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने के लिए कहा, कमला हैरिस को बताया विनाशकारी। ब्रिटेन के पीएम केयर स्टारमर ने बाइडेन के फैसले का किया स्वागत, कहा शेष कार्यकाल के दौरान साथ मिलकर करेंगे काम। जो बाइडेन के ऐलान पर ऑस्ट्रेलिया पीएम अल्बनीज बोले, पहले कभी इतनी मजबूत नहीं रही हमारी साझा प्रतिबद्धता। इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने इजरायली लोगों को समर्थन के लिए दिया धन्यवाद, जो बाइडेन को यहूदियों का बताया सच्चा सहयोगी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप का दावा, कमला हैरिस को हराना बाइडेन की तुलना में आसान होगा। ट्रंप ने सत्ता में लौटने पर निर्वासन का दिया बयान, सैकड़ों प्रवासी दक्षिणी मैक्सिको से चले गए। बांग्लादेश से अभी तक 4,500 से ज्यादा भारतीय छात्र लौटे हैं। मेघालय के डॉकी बॉर्डर से लौट रहे हैं ये छात्र। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के कोटे पर सुप्रीम फैसला, शीर्ष अदालत ने दिग्गजों का कोटा घटाकर 5% किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फैली अशांति को रोकने के लिए सेना बुलाई गई है। सूडान में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पर फैल गया संघर्ष, सूडानी सशस्त्र बल ने रैपिड सपोर्ट फोर्स के शिविरों पर बमबारी की है। लाल सागर संकट के कारण स्वेज नहर के वार्षिक राजस्व में कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 23.4% की गिरावट आई है। चीन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने मचाई है तबाही, हादसों में 20 लोगों की मौत हो गई है, 30 लोग लापता है, 40 से अधिक घर तबाह हो गए। कैलिफोर्निया में जंगल के 2000 एकड़ में लग गई आग, हेलीकॉप्टर से पानी गिराकर आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने संसद में हासिल किया विश्वास मत, 188 सांसदों ने पक्ष में मतदान किया है। शिकागो के इलिनॉइस में गीता महोत्सव, एसजीएस गीता फाउंडेशन और कृष्ण दत्त हनुमान मंदिर ने आयोजन किया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बरवाला कंगन के झरने में अचानक से तेज बहाव में फंस गए 2 युवक, रेस्क्यू करके बचाया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा हादसा हुआ है, पिकअप ट्रक के फिसलने से 3 लोगों की मौत हो गई, पुलिस ने रेस्क्यू करके बच्चे को बचाया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में लैंडस्लाइड का सीएम सिद्धरमैया ने जायजा लिया, NH 66 पर काम की प्रगति को भी देखा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, पानी के कारण 11 घरों को नुकसान की खबर। भारी बारिश के कारण आज नागपुर जिले के सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद। IMD का नागपुर और चंद्रपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश के कारण हवाई सेवा बाधित, रविवार को मुंबई हवाई अड्डे से रद्द की गई 36 उड़ान। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, घरों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त। गोरखपुर में राप्ती का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आने की उम्मीद। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर हाई अलर्ट, CAPF, RF और IRB समेत करीब 2000 सुरक्षाकर्मी तैनात। हरियाणा के गृह विभाग ने जारी किया आदेश, नूह में मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं आज शाम 6 बजे तक बंद। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर कमांडो, घुड़सवार, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड तैनात, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। ब्रजमंडल जलाभिषेक को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नूह में जलाभिषेक यात्रा होने तक बंद रहेंगे शराब के ठेके। नूह पहुंचे ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी, ब्रजमंडल शोभा यात्रा समिति के साथ की बैठक। उज्जैन के DM ने दी चेतावनी, नेम प्लेट नहीं लगाने और मनमाने पैसे वसूलने पर सील किए जाएंगे होटल। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव में दिखा यूपी सरकार के आदेश का असर, दुकानदारों ने दुकान के आगे लगाया नेम प्लेट। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश को दी गई है चुनौती। नेम प्लेट विवाद में कूदे सांसद और शिक्षाविद प्रोफेसर अपूर्वानंद, आकार पटेल और TMC नेता महुआ मोइत्रा ने भी दायर की याचिका।
नीट यूजी मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज परीक्षा रद्द करने और गड़बड़ियों की जांच की मांग की। केरल के निपा वायरस से 14 वर्षीय बच्चे की मौत, 7 लोग अस्पताल में भर्ती। केंद्र सरकार केरल भेजेगी स्वास्थ्य टीम। वायरस की रोकथाम के साथ तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी केंद्रीय टीम। हैदराबाद में बिजली का झटका लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। रीवा में महिलाओं को मुरुम में दबाने के मामले में डंपर चालक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। रीवा हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दिए त्वरित कार्रवाई के आदेश। कहा आरोपी को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। पंजाब पुलिस का बड़ा फैसला, वाहन चलाते पकड़े गए नाबालिग तो माता पिता को 3 साल की कैद या 25,000 रुपए का जुर्माना। मोतिहारी में महिला सिपाही ने मेजर पर पिटाई करने का आरोप लगाया। एसपी ने महिला डीएसपी को दिया जांच का जिम्मा। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट में पटरी से उतरी मालगाड़ी, हादसे के बाद आवागमन प्रभावित। महाराष्ट्र के पालघर में दवा कंपनी में लगी भीषण आग, काले धुएं से भर गया पूरा इलाका। पेरिस ओलंपिक से पहले बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, भारतीय एथलीट्स के लिए दिए 8.5 करोड़ रुपए। यूकी भांबरी ने स्विस ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता। भांबरी और ओलिवेट की जोड़ी ने हम्बर्ट और फैब्रिस मार्टिन को हराया। और चलिए अब वक्त हो गया है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से आ रही हिंसक तस्वीरों के साथ। बांग्लादेश की तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा रही है, देखिए बांग्लादेश के ढाका में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन, बैरिकेड्स को तोड़ा है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। अभी तक 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत। सेना की सड़कों पर गश्त है, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया गया। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं बांग्लादेश की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आरक्षण का फैसला है इसको बदल दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं छात्रों ने, पुलिस के साथ तक धक्का मुक्की की गई। ये तस्वीरें बांग्लादेश के मौजूदा हालात की। और अगली वीडियो ब्रेकिंग बांग्लादेश से ही है, जहां पर आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। बवाल मचा हुआ है। हिंसक प्रदर्शन से निपटने के लिए सेना की तैनाती कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों पर सेना ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, उत्तराखंड के अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर अनियंत्रित हो गई बस, पलटी सवारियों से भरी बस। ये देखिए हादसे की तस्वीरें, 6 लोग घायल हुए हादसे में। हादसे का वीडियो सामने आया, ये देखिए कैसे ये बस पलट गई। ये देखिए अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर कैसे बैलेंस खो दिया ड्राइवर ने बस पर से, और अचानक से ये देखिए कैसे बस ने टर्न लिया और इसके बाद बस पलट गई। जानकारी यह है कि इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, एक्सरसाइज करते वक्त युवक को हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक से मौत का वीडियो सामने आया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर की पूरी घटना है। जमीन पर गिर गया ये शख्स, युवक, हार्ट अटैक से मौत वजह बताया जा रहा है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, महाराष्ट्र के पालघर से, जहां पर भीषण आग लग गई। दवाई कंपनी में लगी भीषण आग, सभी कर्मचारियों को बचाया गया। दूर से ही दिखाई दी आग की भीषण लपटें। छठी वीडियो ब्रेकिंग, उत्तरकाशी से, जहां पर भागीरथी नदी के सैलाब में 2 युवक फंस गए। नदी में गंगा जल भरने के लिए गए थे दोनों शख्स। आपदा प्रबंधन की टीम ने दोनों युवकों को रेस्क्यू किया है। नदी में अचानक से बहाव बढ़ने के बाद पानी में फंस गए। कैसे रेस्क्यू किया गया, यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, पाकिस्तान में लापता हिंदू लड़की के माता पिता का प्रदर्शन। बेटी को ढूंढने की मांग को लेकर प्रदर्शन। सिंध प्रांत में 19 अगस्त 2021 को लापता हुई थी बेटी। मुहर्रम के जुलूस में शरबत बांटने के दौरान हुई थी लापता।
8वीं वीडियो ब्रेकिंग। उत्तरकाशी में कई जगह लैंडस्लाइड से रास्ते बंद। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड, सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी। आज बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो रखा है। इतना 9वीं वीडियो ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। झरने में पानी के तेज बहाव में फंसे 2 युवक झरने में नहा रहे थे। दोनों युवकों को वहां मौजूद लोगों ने बचाया। अब देखिए किस तरह से ये दोनों युवक तेज बहाव में फंस गए हैं। और ये तस्वीरें बरबाना कंगन इलाके के वाटरफॉल की है, जहां पर ये युवक इस तेज धारा में फंस गए थे। हालांकि स्थानीय लोगों ने इन दोनों युवकों को निकाल दिया। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। सूडान की हिंसा से जुड़ी दक्षिण पूर्व इलाकों तक पहुंच गई है हिंसा। एसएएफ और आरएसएफ के बीच थम नहीं रही हिंसा। एसएएफ ने आरएसएफ के ठिकानों पर किए कई हवाई हमले। हवाई हमलों में आरएसएफ के ब्रिगेडियर की मौत। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। उत्तर पश्चिम चीन में बाढ़ से पुल ढह गया। अब तक 20 लोगों की मौत, 31 लोग लापता। 1400 बचाव कर्मी लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। चीन के शनक्सी प्रांत की घटना। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन में फ्लैश फ्लड से तबाही का एक और वीडियो आया सामने। सुबह करीब 2:30 बजे आई बाढ़, 40 घरों को नुकसान। चीन में फ्लैश फ्लड से 20 लोगों की मौत, 31 लापता। मलबे के साथ अचानक भारी मात्रा में आया पानी। बाढ़ में फंसे 31 लापता लोगों की तलाश है। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिणी मैक्सिको में सैकड़ों प्रवासियों का हुजूम दिखा है। अमेरिका पहुंचने के इरादे से पैदल चल रहे हैं ये प्रवासी। लाखों लोगों को निर्वासित करने का ट्रंप ने वादा किया। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग। इजराइल के तेल अवीव में शरणार्थी शिविर की ओर भागे हैं लोग। इजराइल में हवाई हमलों की दहशत, सड़कों पर हलचल बढ़ी। लेबनान से हो रही बमबारी की वजह से दहशत में हैं ये लोग। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर दागे गए रॉकेट रामत, डाल्टन और कदिता में हमले का वीडियो सामने आया। रिहायशी इलाकों के पास गिरते नजर आए बम। 16वीं वीडियो ब्रेकिंग। हमास के लड़ाकों की आईडीएफ के साथ जंग। इजरायली सेना का हमास के ठिकानों पर प्रहार। आईडीएफ ने कई हमास के लड़ाकों को ढेर किया। 17वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूसी सैन्य ठिकाने पर यूक्रेन का हवाई हमला। यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे थे रूसी जवान। हमले से पहले ही यूक्रेनी फोर्स ने कर दिया हमला। यूक्रेनी हमले में कई रूसी जवानों की मौत का दावा। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। पेरू में हजारों लोगों का प्रदर्शन। राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे के इस्तीफे की मांग। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाला मार्च। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। यमन में हुदैदा बंदरगाह पर एक साथ कई हवाई हमले। इजरायली हमलों के बाद हर तरफ चीख पुकार। यमन जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए लोग। यमन